अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम वर्क डन और उससे रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, वर्क एक्चुअली दो क्वांटिटीज़ पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 फोर्स, सेकेंडली जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है, और थर्ड फैक्टर हम इसमें एंगल को इंक्लूड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, लेकिन कौन सी फोर्स है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन अब वेरिएबल फोर्स से भी हो सकता है और कांस्टेंट फोर्स से भी। तो ये हमारा पहला केस है। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हैं कि दो चीज़ें जो हैं वो बेसिकली डिस्कस की जाती हैं कि अगर किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड वाइज उसमें कुछ चेंज आ जाए या डायरेक्शनल चेंज आ जाए तो तब हम उसको वेरिएबल क्वांटिटी कह सकते हैं। और अगर यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी और अगर उसमें ना ही उसका कोई मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही कोई डायरेक्शनल चेंज उसमें आ रहा हो तो हम रहेगी वो वेक्टर ही, लेकिन आप उसको एक कांस्टेंट क्वांटिटी कह सकते हैं। सही है। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो है बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होगी? एक ऐसी फोर्स जिसमें दोनों चीज़ें, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शनल चेंज आए। तो डेफिनेशन देखिए, फोर्स इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन सेम ड्यूरिंग वर्क डन। यानी कि वर्क डन के दौरान ना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शनल चेंज आए, ऐसी फोर्स को आप कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्क को डिफाइन करना है। प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा हुआ है कि वर्क डन एक्चुअली दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। नंबर 1, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ जो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहा है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें और फिर मैं आपको एग्जांपल से ये बात भी क्लियर करता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम एक तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे, दूसरा फोर्स या फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट स्पेशली कवर करवा रहा है। अब इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये एक ट्रॉली है जिसको एक पर्सन ये इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करवा रहा है। मतलब जैसे हम रियल लाइफ केस में देख रहे होते हैं वो जो हैंड बैग्स हैं, अब उसमें से हमने वो टायर्स वाले जो बैग होते हैं ना, जो हम नॉर्मली लोड को ले जाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अटैची केस वगैरह, इसमें से हमने वो लीवर को पुल किया है और हम इसको लेके यूं चलना शुरू हो गए। अब वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो एक टिल्ट फोर्स होती है। तो बिल्कुल उसी तरह आप ये इमेजिन कर लें कि ये हम एक टिल्ट फोर्स लगा रहे हैं, टेढ़ी फोर्स लग रही है। अब अगर आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर देखें तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही होती है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया है दो वेक्टर्स को। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप देखें, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल थीटा मौजूद है। तो अब आप यहाँ पे वर्क डन कैसे ट्रेस करेंगे? अब डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन ट्रेस करना बहुत सिंपल है। आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दें तो एक फोर्स का आपको थीटा के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज एफ वाई विच इज एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आपको इसी के अलॉन्ग मिलेगा, दैट इज एफ एक्स विच इज एफ कॉज थीटा। अब आप देखिए, जो एफ वाई है ये वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो बॉडी पे वर्टिकली एक्ट कर रहा है, लेकिन वर्क डन कौन सा कंपोनेंट कवर करवा रहा है? वही जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारा इस केस में कंसर्न ये होता है कि हम बॉडी से डिस्प्लेसमेंट कवर करवा सकें। अब डिस्प्लेसमेंट कवर करा रहा है हमारा एफ एक्स कॉम्पोनेंट, तो डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एफ एक्स से, तो यही वहाँ वर्क डन होगा। फार्मूला आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नंबर 1 है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज D, और दूसरे नंबर पे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज एफ एक्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा है, तो इसको आप यूँ लिखेंगे डी एफ कॉस थीटा, या आप इसे यूँ लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 2 में ये सीखा हुआ है कि अगर ए डॉट बी की वैल्यू आप लिखें तो ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। अगर आप इसको रिवर्स देखें कि अगर ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं।
ऐसे ये एफ डी कॉस थीटा लिखा हुआ है, आप इसको एफ डॉट डी लिख सकते हैं। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो वर्क डन जो है उसका ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स वर्क डन जो है ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा है दो वेक्टर्स में, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन अगर आप एमसीक्यू वाइज कुछ पॉइंट्स की बात करें तो वर्क डन हमारा ये स्केलर होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ सकते हैं, लेकिन वो नेचर ऑफ वर्क डन को शो करेंगे कि वर्क डन हमारा किस नेचर का है। उस पर हम डिफरेंट केसेस बना के डिस्कशन भी कर लेंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें इसके फार्मूला से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिपेंडेंस की, कि वर्क डन हमारा कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंस ऑफ डब्ल्यू, फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि डब्ल्यू इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा के। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा वर्क डन फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर। इसी तरह दूसरे नंबर पे ये डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। थर्ड वन ये डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन, दैट एंगल थीटा इज बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताई है। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स लाजमी पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इसके यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ट्रेस करना बहुत इजी है। फार्मूला हमने अभी देखा कि डब्ल्यू इक्वल है सिंपल एफ डी कॉस थीटा, या हमने इसको यूं लिखा है एफ डॉट डी। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है उसका जो यूनिट है ये न्यूटन होता है, और ऐसा यूनिट, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, और इसको आप जाउल भी कह सकते हैं। इसको आप कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। अब एसआई यूनिट की फॉर्म में तो हम न्यूटन मीटर या जाउल कहेंगे, इसको आप एसआई बेस यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 न्यूटन जो है ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये मीटर इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा किलोग्राम। मीटर इंटू मीटर इज सिंपली मीटर स्क्वायर, और s माइनस 2। तो ये आपको इसका बेस यूनिट मिल गया वर्क डन का। ये भी आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। इसी से आप इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन के लिए आप देखें किलोग्राम मैस है, मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मीटर स्क्वायर लेंथ है, सो कैपिटल L स्क्वायर, और s माइनस 2 दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स टाइम, सो t पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने अब और यहाँ पे माइंड में रखनी है कि ये जो डायमेंशन हमने लिखी है, यही डायमेंशन दो फर्दर क्वांटिटीज की है। टॉर्क की भी यही डायमेंशन है, और टॉर्क के साथ अगर आप देखें तो एनर्जी की भी यही डायमेंशन है, यानी कि वर्क, एनर्जी और टॉर्क ये तीनों सेम डायमेंशंस कैरी करती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्क जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वर्क सिंपल कह रहे होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। अगर किसी बॉडी में वर्क आपने इस तरह से किया कि उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो गई है, तो हम कहेंगे कि आपका जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो गया है। अगर आपने किसी बॉडी पे वर्क डन किया है, आपने इसको लिफ्ट अप कर लिया है, उसका पोजिशनल चेंज आया इन ग्रेविटेशन फील्ड, तो आप कहेंगे उसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिपॉजिट हुई है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स ये तो हम बात कर रहे थे एसआई यूनिट की। अब इसके अलावा और भी वर्क के यूनिट हैं, जैसे किलोवाट आवर, ये भी वर्क का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट। वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ये भी वर्क या एनर्जी का यूनिट आप कह सकते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स कैलोरीज भी एक यूनिट है एनर्जी या वर्क का। और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरीज और अर्ज भी वर्क या एनर्जी का ही यूनिट है। तो ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, कि हम ग्राफिकली
भी वर्क डन ट्रेस कर सकते हैं। जस्ट आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से आप फोर्स को प्लॉट कीजिए अलोंग वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट को आपने प्लॉट करना है अलोंग एक्स एक्सिस। अभी आप देखिए कि लेट्स से आप ये इमेजिन कर लें, जैसे हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो आप इमेजिन कर लें कि फोर्स का लेट्स से मैग्नीट्यूड होगा कुछ 10 न्यूटन 15 न्यूटन और वो कॉन्टिन्यूसली बॉडी पे एक्ट कर रही है और बॉडी इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल कर रही है। तो इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आप यहाँ से एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैलकुलेट करें तो देखते हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। अब आप देखें जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आ रहा है ये एक रेक्टेंगुलर शेप एरिया है। तो आप यहां से ये लिखेंगे कि एरिया अंडर एफ डी ग्राफ ये किसके इक्वल आया है? ये आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आप ट्रेस कर सकते हैं बाय सिंपली। यहां तक डियर स्टूडेंट्स अपने नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है यानी कि हम जनरली बात कर रहे हैं जो एरिया आ रहा है अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एफडी ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो देखिए आप किसके इक्वल है? वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपली लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करके, देखिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अच्छा अब आप देखिए इस केस में लेंथ किसके इक्वल है? लेंथ बच्चों इक्वल है सिंपली ये अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट के, और ये जो वर्टिकली अगर आप देखें तो ये इक्वल है फोर्स के। अब आप ये विड्थ इसको आप कह सकते हैं। अब आप इसको अगर लेंथ की जगह वैल्यू लिखें दैट इज डिस्प्लेसमेंट और विड्थ की जगह आप इसकी वैल्यू लिखें दैट इज फोर्स, सो ये एफ डी के इक्वल आ गया है एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब ये जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आया है ये तो बच्चों वर्क डन के इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये वर्क डन के इक्वल आपको रिस्पॉन्स करेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहां तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को अभी डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं वर्क से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम एक बॉडी है इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं यानी कि हम किसी चीज को लिफ्ट अप जैसे कर रहे होते हैं तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी अपवर्ड है और एज अ रिजल्ट ये जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ये भी अपवर्ड है। यानी कि पहला केस या पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा हो तो इस सिचुएशन में जो थीटा एंगल है ये 0 डिग्री के इक्वल है। यहां से अगर आप इसका वर्क डन निकालेंगे, केस 1 है हमारा, दैट इज एक्चुअली टाइटल आप इसका दे सकते हैं मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? मैक्सिमम वर्क डन तब होना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री होगा। सो दैट इज सिंपली एफ डी कॉस थीटा की जगह आप 0 डिग्री पुट कर लें और कॉस 0 एक्चुअली 1 के इक्वल होता है तो इसका आंसर आपको मिलेगा पॉजिटिव एफ डी। सो दिस इज द पॉजिटिव मैक्स वर्क। आपको ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी करना है कि पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना आप रखेंगे। तो याद रखिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री होगा या व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव मैक्सिमम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सेकंड केस है। सेकंड केस है कि हमारा जो वर्क डन है ये नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? नेगेटिव
मैक्सिमम। ये हमने जो डिस्कस किया है ये पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क है। अच्छा, नेगेटिव मैक्सिमम तब होगा जब आप इसी ब्लॉक को इसी तरह से स्ट्रेट, जैसे जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उसमें जो वर्क डन होता है वो आप नेगेटिव सेंस में हमें मिलता है। अगर आप यूं इमेजिन कर लें कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स हमने अपवर्ड ही लगा के रखी हुई है, जैसे वही ब्लॉक जिसको हमने अपवर्ड लिफ्ट किया था, अब हम रख उसको नीचे रहे हैं। अब जब हम नीचे उसको रखेंगे तो जो अप्लाइड फोर्स है वो तो अपवर्ड ही है, हमने कौन सा उसे रिलीज करना है, हम उसे स्मूथली डाउनवर्ड लैंड करवा रहे हैं। अब जब आप रख रहे हैं तो फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड ट्रैवल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में फोर्स अपवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ये डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल आ रहा है दैट इज 180 डिग्री। इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा नेगेटिव एफ डी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स थर्ड केस है कि यही हमारा वर्क डन ये जीरो कब होगा, तो या जीरो वर्क तब होगा डियर स्टूडेंट्स जब आप किसी चीज को लिफ्ट करें, मतलब इसके ऊपर ये फोर्स लगाएं और इसको लिफ्ट करके आप स्ट्रेट डायरेक्शन में चल पड़े। ये सिनेरियो भी आप ले सकते हैं अप्लाइड फोर्स की सेंस में, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है और डिस्प्लेसमेंट सामने डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल आ रहा है दैट इज सिंपली 90 डिग्री। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो के इक्वल होता है, तो सिंपल आंसर आपका जीरो आ जाएगा। एक सिनेरियो तो ये है, या इसके लिए आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि लेट से एक ब्लॉक है और इसको कोई पर्सन लेके सामने चल रहा है, तो अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ये स्ट्रेट ट्रैवल हो रहा है। फिर भी अगर आप देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर लें तो जो एंगल है वो अगेन 90 डिग्री है, तो इसका वर्क डन भी जीरो आएगा। इसी तरह हम कुछ और फर्दर केसेस इसमें ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ये हमारा केस 4 आप कह लीजिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री से लेस हो, ये आप इमेजिन कर लें कि दिस इज द अप्लाइड फोर्स और ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है और ये एंगल है थीटा। इसको हम एक्यूट एंगल भी कह रहे होते हैं, मतलब हम ये इमेजिन करें कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल भी इसको आप कह सकते हैं। अगर थीटा आपका जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो इस सिनेरियो में अगर आप वर्क डन ट्रेस करें, लेट्स से हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एंगल जो है एफ डी कॉस ये 60 डिग्री की इक्वल है। तो याद रखिए कॉस 60 डिग्री जो है ये 1/2 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर यूज करके आप देख लीजिए। सो एफ डी तो ये पॉजिटिव 1/2 ये आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये अगेन से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, लेकिन आपको जो बताने वाली बात है कि अगर एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है और 0 से ग्रेटर एंगल है तो वर्क डन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये स्पेशली एक ऐसा एंगल है 60 डिग्री जिसपे जो वर्क डन है ये अपने मैक्सिमम वर्क डन का हाफ हुआ है, यानी कि डब्ल्यू एफ डी को आप मैक्सिमम वर्क डन कह सकते हैं, डिवाइड बाय 2 है। तो ये एक रिलेशन भी आपने इसके लिए याद रखना है कि एक ऐसा एंगल जिस पे वर्क डन अपने मैक्सिमम वर्क डन का हाफ हो जाता है वो एंगल आप बताइए कौन सा है, दैट इज सिंपली 60 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट केस आप इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज केस नंबर 5 कि अगर हमारा ये लेट्स से रेफरेंस लाइन है एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो एंगल है वो हमने थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री रख लिया है। जब आप थीटा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री रखेंगे तो इस सिनेरियो में जो हमारा वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू एफ डी
कॉज लेट्स से मैं एंगल इमेजिन कर रहा हूँ 120 डिग्री, सही है। तो कॉज 120 डिग्री जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपको नेगेटिव में मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब आपका एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री के इक्वल या 180 डिग्री से लेस होगा तो आपका जितना भी वर्क डन है वो नेगेटिव में आएगा, और इस एंगल को जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है आप ऑब्ट्यूज एंगल भी कह सकते हैं। सो ये डियर स्टूडेंट्स आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस लेक्चर से रिलेटेड है। लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज। ये सारे केसेस वैसे भी एमसीक्यूज के लिए आपने करने हैं, लेकिन मजीद इसमें जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो आपने लाजमी देखनी है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 है, वो कहता है कि स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, जो स्लोप है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ये किसके इक्वल है। इसको ग्राफिकली आप ड्रॉ करके देखिए। स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से, जैसे आप ये इमेजिन कर लें कि ये हमारा लेट से फोर्स है और इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट है, तो स्लोप आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर फॉल करवाया है। देखिए स्लोप इक्वल होता है y वैल्यू डिवाइड बाय x वैल्यू। अब हमारे केस में जो y वैल्यू है ये फोर्स के इक्वल है और जो x वैल्यू है ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। सो स्लोप इक्वल आया है हमारे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का f/d के। अब ये देखते हैं f/d किसके इक्वल आ रहा है। देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है f इज इक्वल टू kx, सही है, ये बाय हुक्स लॉ आपको ये रिलेशन मिला था। अब यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालें तो ये आ रहा है f/x। अब f फोर्स को शो कर रहा है, d डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और ये जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट f/d आपको रिलेशन मिला है एक्चुअली k के इक्वल आ रहा है, और इस k को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आपको रिस्पांस दे रहा है। तो ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसी तरह आप एक और एमसीक्यू देखिए, वो कहता है कि कैलकुलेट या वर्क डन आप ट्रेस कीजिए, वर्क डन बाय यूजिंग FD ग्राफ। वर्क डन बताइए कितना हुआ है, और इस तरह की आपको स्टेटमेंट दी जाती है कि ये लेट्स से डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर्स और ये फोर्स है इन न्यूटन्स, ये +10 न्यूटन और इसी तरह ये -10 न्यूटन डाउनवर्ड है, यानी कि ये हम फोर्स के लिए शो कर रहे हैं। अच्छा अब आप देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है कि इस तरह का एक ग्राफ आपको बुक के अंदर दिया जाता है। ग्राफ कुछ इस तरह का है कि ये 10 न्यूटन फोर्स यहाँ तक एक्ट कर रही है और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसी तरह ये 2 मीटर हो गया, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो इसका वर्क डन ट्रेस कीजिए। तो वर्क डन ट्रेस करना बहुत आसान है। W इज इक्वल टू टोटल वर्क हमने निकालना है। देखिए यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है 10 न्यूटन फोर्स एक्ट की है और बॉडी ने 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्स है जो एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड आप देखिए अगेन से जो हमारी फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड हमने 10 न्यूटन रखा हुआ है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है चूंकि, सो -10 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये अगेन से 2 मीटर है, सही है। और इसी तरह अगर आप लास्ट केस में देखें तो फिर से जो फोर्स है ये पॉजिटिव 10 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 4 से 6 तक वो 2 है। अब ये स्टूडेंट इसमें ये 10 इंटू 2 यानी कि 20 पॉजिटिव का आ जाएगा और ये नेगेटिव का 20 और ये अगेन से पॉजिटिव 20, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो नेट आंसर आपको मिला 20 जूल। तो इस तरह के भी आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं ग्राफिकली। अब किसी भी तरह का वो ग्राफ बना के दे दे, मिसाल के तौर पे वो ऐसा कोई ग्राफ आपको बना के दे देता कि आप इस तरह के ग्राफ का वर्क डन ट्रेस कीजिए। अब ये ग्राफ किस तरह का है जरा गौर करें। ये देखिए आपने ऐसे ग्राफ का वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट करना होता है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है
इसको आप यूनिफॉर्म वे में चेंज कर लें। जैसे ये मैं फोर्स को पिक कर रहा हूँ अलोंग वाई एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ तक उसने कुछ सर्टेन आपको वैल्यू दे रखी होगी फोर्स की। तो ये फर्स्ट है, ये आपका देखें इस तरह का जो वर्क है वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। W वर्क इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो पहली आई है, प्लस इसमें ये एक रेक्टेंगल बन रही है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह लास्ट वन फिर से एक ट्राइंगल बन रही है, सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अगेन। तो आपने जो एरियाज है अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है वही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके। जैसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा वो वैल्यू इसको आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 आ जाएगा। इस तरह इसके लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये जितनी लेंथ है और विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह लास्ट में फिर आप हाफ इंटू लेंथ एंड विड्थ, तो ये करके आप इनको एडअप करें, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैंने बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये आपके लिए डेफिनेटली एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।